तो देखिए क्वेश्चन यहाँ पे आपको जो पूछा गया था वो ये था कि इथाइल एमीन इज मोर बेसिक देन एनिलीन, तो हमें दोनों के बारे में बात करनी है, ऐसा नहीं कि एक के बारे में लिखा है। इथाइल एमीन मोर बेसिक क्यों है? क्योंकि प्लस आई इफेक्ट की वजह से, प्लस आई क्या होता है, अपने से दूर इलेक्ट्रॉन पेयर को पुश करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, कहाँ पे, नाइट्रोजन एटम पे, और नाइट्रोजन एटम पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है तो लोन पेयर को रिपेल करेगी और लोन पेयर आसानी से डोनेट हो जाएगा। तो ये लुइस बेस है। लुइस बेस वो होते हैं जो लोन पेयर आसानी से डोनेट कर सकते हैं, इसलिए उतना ज्यादा बेसिक नेचर, हेंस मोर बेसिक। एनिलीन लेस बेसिक क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो लोन पेयर है ये डोनेट नहीं हो रहा, ये रेजोनेंस में यूज अप हो रहा है, इन रेजोनेंस विद बेंजीन रिंग। तो लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन एटम इज यूज्ड अप इन रेजोनेंस विद बेंजीन रिंग, हेंस लेस अवेलेबल फॉर प्रोटोनेशन, यानी कि वहां पे H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट वो नहीं कर सकता, क्योंकि लोन पेयर ही जब दोगे तभी तो H पॉजिटिव आयन आएगा, हाइड्रोजन आयन पे तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो ये यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। तो अब यहाँ पे आते हैं वापस क्वेश्चन पे और पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सेकेंडरी एमीन्स आर मोर बेसिक देन प्राइमरी एमीन्स। तो मैंने जो इसका जवाब आपको लिखवाया था, सेम आंसर हो जाएगा, सेम आंसर। तो ये बात ध्यान रखना है, ये रिकॉर्डिंग्स भी शायद आपके पास होंगी या मैंने उसे डिस्कस किए थे, आपके पास नोटेड होगा ये क्वेश्चन। तो ये ध्यान रखना, सेम एज सेकंड आप इसको लिख सकते हैं, सेकेंडरी और प्राइमरी, क्योंकि यहाँ पे भी ये क्या है, सेकेंडरी एमीन है और ये क्या है आपका प्राइमरी एमीन। अब आपसे ये पूछा है कि pKb ऑफ एनिलीन इज मोर बेसिक देन मिथाइलेमीन। pKb ऑफ एनिलीन इज मोर बेसिक देन मिथाइलेमीन। तो पहले एक स्टेटमेंट आप जान लीजिए, यहाँ पे एक स्टेटमेंट सारे लोग जिन्हें नहीं पता है लिख लें कि बेसिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Kb के होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल pKb के होता है। क्योंकि क्वेश्चन में pKb लैंग्वेज यूज की गई है तो ये पावर ऑफ Kb है, तो अगर pKb की वैल्यू बढ़ेगी तो बेसिक नेचर क्या हो जाएगा, कम। तो यहाँ पे आपको कहा है एनिलीन का हायर पीकेबी वैल्यू है इन कंपैरिजन टू मिथाइलेमीन, इसका मतलब एनिलीन कम बेसिक है इन कंपैरिजन टू प्राइमरी एमीन। तो ये बोर्ड के क्वेश्चंस की ही लैंग्वेज है, ये ध्यान रखिएगा। तो पीकेबी यहाँ पे लोअर क्यों है, इज मोर, इसका मतलब लेस बेसिक क्यों है, आपसे ये पूछा गया। तो ये लैंग्वेज आपको समझनी पड़ेगी कि लेस बेसिक क्यों है। ठीक, इसका जवाब अभी मैंने जो ऊपर दिया है यही जवाब होगा। बस फर्क क्या है यहाँ पे इस क्वेश्चन में, यहाँ इथाइल एमीन की जगह आपको क्या दे दिया गया है, मिथाइल एमीन। सेम आंसर है, बस केबी, पीकेबी और केबी का ख्याल रखिए। अगर केबी ज्यादा है तो बेसिक नेचर ज्यादा है, अगर पीकेबी ज्यादा है तो बेसिक नेचर कम है। तो इस लैंग्वेज को ध्यान में रखिए। इथाइल एमीन इज सॉल्युबल इन वाटर वेयरएज एनिलीन इज नॉट। तो चलिए इसको यहाँ पे कंपेयर करते हैं और ऐसे में बहुत सारे क्वेश्चन आगे आंसर करने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे आपको कंपैरिजन किया गया है एनिलीन और इथाइल एमीन। तो एनिलीन यहाँ पे बना लीजिए और इथाइल एमीन बना लीजिए। तो C2H5 NH2, और यहाँ कोई बेसिक नेचर की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बेसिक नेचर की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे सॉल्युबिलिटी की बात। क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़िए कि एनिलीन कम सॉल्युबल क्यों है। तो ये एनिलीन है, ये इथाइल एमीन है, स्ट्रक्चर तो आप पहचानते ही हैं। क्वेश्चन दोबारा पढ़ लीजिए, मिथाइल एमीन, सॉरी, इथाइल एमीन इज सॉल्युबल इन वाटर वेयर इज एनिलीन इज नॉट। तो हमें यहाँ पे किसके बारे में बात करनी है, सॉल्युबिलिटी के बारे में बात करनी है। तो सॉल्युबिलिटी के बारे में बात करते हैं, यहाँ लिख लीजिए किस प्रॉपर्टी को लेके आप बात कर रहे हैं, पीछे बेसिक नेचर को लेके कर रहे थे। तो सॉल्युबिलिटी की अगर यहाँ पे बात करते हैं तो सॉल्युबिलिटी के अंदर यहाँ पे क्या होगा, देखिए जो भी कोई ग्रुप होता है या कोई कंपाउंड होता है उसके दो पार्ट होते हैं। नंबर पहला यहाँ पे होता है हाइड्रोफिलिक पार्ट, नंबर पहला होता है हाइड्रोफिलिक। जो हाइड्रोफिलिक पोर्शन है ये सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करता है, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। तो हाइड्रोफिलिक एंड यहाँ पे क्या है, NH2 है। इसकी वजह से यहाँ पे सॉल्युबिलिटी क्यों बढ़ेगी, इंक्रीज सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस। अब सॉल्युबिलिटी इंक्रीज क्यों हो रही है भाई, ये क्यों काम कर रहा है, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज इसलिए हो रही है क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। ये क्या बना सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, और हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। तो ये जो काम है NH2 का, ये तो दोनों जगह हो रहा है, ये तो दोनों जगह हो रहा है।
बट यहाँ पे अब ये आपको समझना है कि आखिर यहाँ पे क्या ऐसी चीज है जो इसको ज्यादा सॉल्वेबल कर रही है, उसको कम सॉल्वेबल कर रही है। तो दूसरा एंड जो है यहाँ पे वो कौन सा होता है? हाइड्रोफोबिक एंड। क्या होता है? हाइड्रोफोबिक एंड। हाइड्रोफोबिक एंड पानी में सॉल्युबिलिटी को कम कर देता है, और ये जनरली कौन सा होता है? एल्काइल ग्रुप या फिर एराइल ग्रुप। अब हाइड्रोफोबिक एंड यहाँ पे अलग क्यों है? आप देखो यहाँ पे इथाइल है, 2 कार्बन एटम है, और यहाँ पे फिनाइल है। तो दो तरह के यहाँ पे ग्रुप हैं, एक है आपका C2H5 और एक है आपका C6H5। तो यहाँ पे बल्कियर कौन सा है? तो ये बात ध्यान रखना कि सॉल्युबिलिटी in water is inversely proportional to bulkiness of alkyl or aryl group. Bulkiness of aryl और alkyl group. अब कौन ज्यादा बल्कि है ये आप खुद डिसाइड कर लीजिए। फिनाइल क्योंकि 6 कार्बन एटम है, ये C6H5 है, और यहाँ पे ये इथाइल है। तो ये बल्कियर एल्काइल ग्रुप या एराइल ग्रुप की वजह से सॉल्युबिलिटी एनिलीन की लोअर है, किससे? इथाइल है। क्लियर है? तो यहाँ पे ये कंसेप्ट आपको करना है। अब आप किसको कंपेयर कर सकते हैं? यहाँ पे आपके कोर्स में जो है उसी की बात कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे कंपेयर अगर कर रहे हैं इथाइल फ्लोराइड और क्लोरोबेंजीन को कि कौन ज्यादा सॉल्युबल है, तो सेम कंसेप्ट लाइए, फंक्शनल ग्रुप सेम है। आप यहाँ पे इथाइल एल्कोहल ले सकते हो जिसके एरोमेटिक वर्जन है, वही आप कंपेयर कर सकते हो। अब इथाइल एल्कोहल या कोई भी एल्कोहल मैंने कहा आपको दिया है और फिनॉल के साथ कंपेयर किया है तो भी सेम है, OH ग्रुप तो अपना काम कर रहा है। तीसरी चीज यहाँ पे आपका CH3CHO एल्काइल है, मतलब ये एलिफेटिक एल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड। अगेन फंक्शनल ग्रुप सेम है, फंक्शनल ग्रुप हाइड्रोफिलिक एंड तो सेम है आपका। तो सॉल्विलिटी में अंतर क्यों आ रहा है? इस वजह से आ रहा है। ऐसे ही आप यहाँ पे एसिड भी ले सकते हो, CH3 COH, कोई भी एसिड हो सकता है, एल्काइल ग्रुप बड़ा भी हो सकता है, मैंने इथाइल लिया है, मैंने मिथाइल लिया है, और यहाँ पे ये बेंजोइक एसिड। तो ये कॉमन क्वेश्चंस हैं जो बदल बदल के आते रहेंगे, कंसेप्ट आपका सेम रहेगा। और यहाँ पे मैं वो भी लिख देता हूँ। तो यहाँ पे आपने क्या लिया है? इथाइल एमीन, चलो मिथाइल एमीन ही लिख लेते हैं, मिथाइल ही लिख रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे लिख लेते हैं एनिलीन। तो सेम कंसेप्ट, जब फंक्शनल ग्रुप सेम हो, हाइड्रोफिलिक एंड आपका सेम हो, हाइड्रोफोबिक एंड पे फोकस करिए, ये सारे क्वेश्चंस आपसे आंसर हो जाएंगे एक ही कंसेप्ट। समझ गए? तो ये एक इंपॉर्टेंट फ्लैश कार्ड अपने दिमाग में रखिए, और इसको आंसर कोई भी क्वेश्चन इस पे आए सॉल्युबिलिटी को लेके तो आप यहाँ पे बात कर सकते हैं। ठीक है? तो सॉल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बल्किनेस ऑफ एल्काइल ग्रुप। कंडीशन एक ही है कि हाइड्रोफिलिक एंड कॉमन होना चाहिए। हाइड्रोफिलिक एंड यहाँ पे सेम है सब के अंदर, यहाँ पे जब आप कंपेयर करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मैंने एनिलीन से आपको बाकी सबके आंसर्स भी दे दिए हैं। यह पूछा है मिथाइल एमीन इन वाटर रिएक्ट्स विद फेरिक क्लोराइड। पहले तो मिथाइल एमीन इन वाटर की बात हो रही है, पानी के अंदर है, और ये रिएक्ट किससे कर रहा है? फेरिक क्लोराइड से, टू प्रेसिपिटेट हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड? इसे फेरिक हाइड्रोक्साइड आप बोल सकते हो। हालांकि हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड रस्ट भी कहते हैं, आपने ये भी नाम सुना होगा, लेकिन यहाँ पे इस केस में आप इसे फेरिक हाइड्रोक्साइड ही मान के चलिएगा। तो मैं आपको रिएक्शंस दिखा देता हूँ, ये जो हमने यहाँ पे लिखे थे अभी। ये देखिए, पहले तो मिथाइल एमीन पानी से रिएक्ट करेगा, पानी का H पॉजिटिव ये गेन करेगा नाइट्रोजन पे, जो लोन पेयर है, नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर है, वो H पॉजिटिव गेन करेगा और क्या बना देगा? ये एक आयन बना देगा, जैसे मिथाइल अमोनियम आयन के नाम से जाना जाता है। तो मिथाइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये बन गया। अगर आप इसको कंपेयर करो तो मैं इस CH3 की जगह यहाँ पे NH4OH लिख दूं तो ये कुछ ऐसा ही है कि यहाँ पे अगर मिथाइल एमीन की जगह अमोनिया होता तो मैं यहाँ पे क्या ले लेता? यहाँ पे NH4OH मेरा बन जाता, लेकिन मिथाइल एमीन है तो ये बन गया। अगर डाई मिथाइल एमीन होता तो एक और मिथाइल ग्रुप होल्ड वाइज करके NH करके लिख देता है यहाँ पे, NH2 पॉजिटिव। तो ये जब बन गया तो यहाँ पे ये फेरिक क्लोराइड से रिएक्ट करेगा ठीक वैसे ही जैसे NH4OH करता है। बस मैंने कुछ नहीं कर रखा, यहाँ पे एक H हटा के मिथाइल लिख रहा हूँ। अगर ये मैं लेता 3 मॉलिक्यूल लगते और यहाँ पे फेरिक हाइड्रोक्साइड आपका प्रेसिपिटेट आउट हो जाता,
तो इससे इससे आपको क्या एक्सप्लेन करना है, दैट सॉल्ट्स कैन बी प्रेसिपिटेटेड बाय द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया, मतलब एमीन्स इन सॉल्यूशन, वो सॉल्ट्स को ठीक वैसे ही प्रेसिपिटेट आउट करते हैं जैसे NH4OH करता है। तो ये चीज यहाँ पे आपका है कि यहाँ पे इसके अंदर भी हाइड्रोक्साइड आयन है, ये जस्टिफाई हो रहा है क्योंकि नहीं होता तो ये बनता ही फेरिक हाइड्रोक्साइड। क्लियर है? तो एक्सप्लेनेशन ये वाले दो रिएक्शन से आप यहाँ पे समझा सकते हैं कि प्रेजेंस ऑफ OH यहाँ पे present, और यही बेसिक नेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। किसी भी सॉल्ट में जब हम एल्कली डालते हैं, बेस डालते हैं, तभी ये मेटल आयन जो है प्रेसिपिटेट होते हैं और यहाँ पे सॉल्ट बनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल्दो amino group is orthopara directing in aromatic electrophilic substitution reaction, aniline on nitration gives substantial amount of meta nitroaniline। आपको यहाँ पे पहले मैं क्वेश्चन समझाता हूँ कि एमिनो ग्रुप ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग है एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए, बट एनिलीन फिर भी आपका मेटा नाइट्रोएनिलीन क्यों बनाता है, ये यहाँ पे समझने वाली बात, इसको समझते हैं और करते हैं। देखिए यहाँ पे आपसे बात हो रही है एनिलीन की। एनिलीन का नाइट्रेशन कैसे होता है? एनिलीन का जो नाइट्रेशन है वो पहले यहाँ पे समझते हैं। एनिलीन को नाइट्रेट कराने से पहले हम क्या करते हैं, पहले प्रोटेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे एनिलीन और एनिलीन पे यहाँ पे एक लोन पेयर है। अब मैं पूरी बात समझाऊंगा कि प्रोटेक्शन क्यों करते हैं, तो अच्छे से समझिएगा क्योंकि उस पर भी क्वेश्चन आ जाता है। तो यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या आ गया, Cl आ गया, और यहाँ पे एक कंपाउंड मिलेगा जिसका नाम आप मुझे बताएंगे। बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन पे क्या होगा, यहाँ से एक H, यहाँ से एक H और यहाँ से एक Cl निकल जाएगा, तो NH यहाँ पे आ गया और C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या आ गया, CH3। तो आपने देखा ये CH3 CO पूरा का पूरा यहाँ पे ऐड हो गया और यहाँ से एक HCl निकल गया, एरो पे आता है पायरिडीन और प्लस HCl आप यहाँ पे लिख दीजिए। तो इस कंपाउंड का नाम है एसिटेनिलाइड। अब आखिर इसके बनने से हमें क्या फायदा है, आखिर ये प्रोटेक्शन कैसे दे रहा है? देखिए अगर आप इसके बाद नाइट्रेशन कराते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, ऑर्थो पैरा पोजीशन पे ही NO2 ग्रुप आएगा। अब इसके अंदर अगर मैं नाइट्रेशन करा देता हूँ यहाँ पे, तो मैं एक शॉर्टकट में यहाँ पे चल रहा हूँ, HNO3 और H2SO4 नाइट्रेटिंग मिक्सर होता है। जब भी मैं ये एसिड की कॉम्बिनेशन लेता हूँ मुझे एक इलेक्ट्रोफाइल मिलता है जिसका नाम है NO2 पॉजिटिव, और NO2 पॉजिटिव को हम बोलते हैं नाइट्रोनियम इलेक्ट्रोफाइल। क्या बोलते हैं, नाइट्रोनियम इलेक्ट्रोफाइल। ये सारी बातें सीखते चलिए, रीजनिंग में बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे क्या कर रहा है, बेंजीन रिंग के अंदर सब्स्टिट्यूशन कर रहा है, इसीलिए नाम क्या पड़ा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। नाम क्या पड़ा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे क्या होगा, आप हाइड्रोलिसिस भी करा दो, पहला स्टेप आपका ये हो गया, सेकंड स्टेप आप हाइड्रोलिस कराओगे, ये रिएक्शन आपको वहां मिल जाएगा शीट्स में, तो आप वहां पे चेक कर लेना। तो मैं यहाँ पे पूरा रिएक्शन नहीं लिख रहा, मैं एंड प्रोडक्ट पे आ रहा हूँ। तो यहाँ पे NH2 ग्रुप आ गया और यहाँ पे क्या आ गया, NO2। तो ऑर्थो पैरा नाइट्रो एनलीन्स आपको मिलते हैं। मेटा का तो नंबर ही नहीं आया, मेटा का तो यहाँ पे नंबर ही नहीं आया। तो ऑर्थो पैरा डेरिवेटिव्स मिलते हैं अगर आप प्रोटेक्शन के साथ करेंगे। अब समझिए कि यहाँ पे ऑर्थो पैरा मेटा पे क्यों नहीं गया, इसको यहाँ पे समझ लीजिए। तो जब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे प्लस आर इफेक्ट होता है और एनिलीन की ऑर्थो पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है। यहाँ पे मैंने लगाया NH2 और NH2 यहाँ पे लोन पेयर यहाँ पे है, ये लोन पेयर जब अंदर की तरफ चलेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पोजीशन पे बढ़ेगी, पैरा पोजीशन पे बढ़ेगी और ऑर्थो पोजीशन पे बढ़ेगी, तीन जगह नेगेटिव चार्ज आएगा। तो NO2 पॉजिटिव कहाँ अटैक करेगा, ऑर्थो पे, पैरा पे, ऑर्थो पे, तो दो डेरिवेटिव्स आपको समझ में आ रहा है। बट यहाँ पे ये कह रहे हैं कि मेटा डेरिवेटिव क्यों बना, तो मेटा डेरिवेटिव क्यों बनता है अब उसके बारे में समझिए। पहले मैं इसके स्टेबिलिटी को लेके आपको समझा दूं कि आखिर ये स्टेबिलिटी कैसे प्रोवाइड करता है, वो बात अभी तक नहीं की है। तो मैं यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका
एसिड एनालाइड का बनाऊंगा उसको बड़े ध्यान से समझिएगा। तो एसिड एनालाइड जो है ये बहुत बड़ी थ्योरी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन आपके यहाँ से आंसर हो जाए। नाइट्रोजन यहाँ पे H, इधर लोन पेयर है, यहाँ पे C, यहाँ पे डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या आएगा CH3। ये एसिड एनालाइड है। आखिर हमने प्रोटेक्शन किया, इस बात का क्या मतलब है? अगर ये एनिलीन था, जब हमने बिना प्रोटेक्ट किया तो लोन पेयर अंदर ही जाएगा, रेजोनेंस के लिए जाएगा और ऑर्थो पैरा पोजीशन पे क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा। अब इसको रोकना है, इलेक्ट्रॉन पेयर को अंदर नहीं जाने देना। तो फिर यहाँ क्या होगा, हमने CO ग्रुप लगा दिया, CO ग्रुप क्या करेगा, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इसको यहाँ खींच लेगा और ये लोन पेयर अंदर की तरफ आ जाएगा। तो लोन पेयर बेंजीन रिंग में जाने से रोक दिया, तो ऑर्थो पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा नहीं बढ़ी। तो यहाँ पे क्या होता है, उस वजह से जो अटैक है NO2 का वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थोड़ा स्लो हो जाएगा। जब जब उसको चार्ज मिलेगा ऑर्थो पैरा पोजीशन पे तभी वो अटैक करेगा, और यहाँ पे जो H पॉजिटिव या कोई और चीज है वो यहाँ पे अटैक नहीं कर पाएगी। क्योंकि देखो यहाँ से एनिलीनियम आयन कैसे बनता है, व्हाट डू यू मीन बाय एनिलीनियम आयन, यहाँ पे H पॉजिटिव जोड़ दो। H पॉजिटिव कब जुड़ेगा, जब लोन पेयर होगा। जब लोन पेयर ही भाग गया है यहाँ से तो H पॉजिटिव जुड़ेगा ही नहीं, एनलिनियम आयन बनेगा ही नहीं, और एनलिनियम आयन नहीं बनेगा तो मेटा डेरिवेटिव है वो नहीं बनेंगे। उसकी बात मैं आगे करता हूँ, पहले मैं इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपके सामने बना दूं। तो यहाँ पे इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या हो गया वो भी यहाँ पे समझ लो। बेंजीन रिंग के अंदर हमने लोन पेयर जाने से रोक लिया, यहाँ पे आ गया NH, इधर आ जाएगा डबल बॉन्ड C। अब मैं ऊपर जगह नहीं है, मैं नीचे डबल बॉन्ड यहाँ पे बना रहा हूँ, सिंगल बॉन्ड O। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसे एटम की पोजीशन बदलनी नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पे स्पेस की प्रॉब्लम है तो मैंने ऊपर से नीचे बना दिया समझने के लिए। तो यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड आ गया और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, तो लोन पेयर तो इंगेज हो गया ना, वो तो गायब हो गया, उसी को हमें गायब करना, वरना H पॉजिटिव तुरंत रिएक्ट करता है। तो ये प्रोटेक्शन। अब अगर मान लेते हैं यहाँ पे कि नहीं हमने ऐसा प्रोटेक्शन नहीं किया, तो क्या होगा, हमने बिना प्रोटेक्शन के ही एनिलीन से यहाँ पे रिएक्शन करा दी। तो एनिलीन से जब आप रिएक्शन कराओगे इसका, तो आप क्या ऐड करोगे यहाँ पे, नाइट्रेटिंग मिक्सर। लोन पेयर यही है, ये कहीं नहीं भाग सकता, अंदर जाएगा थोड़ा बहुत फिर लौट के यहाँ आ जाएगा। तो आपने इसके अंदर डाल दिया नाइट्रेटिंग मिक्सर, आपने कह दिया HNO3, HONO2 हम लिखते हैं यहाँ पे HNO3 को, HONO2, और यहाँ पे H2O4। तो ये दोनों का नाइट्रेटिंग मिक्सर ये कॉम्बिनेशन होता है कंसंट्रेट HNO3 और कंसंट्रेट H2O4 का। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ से H, यहाँ से H और यहाँ से H, यहाँ से OH आपका निकल जाएगा। NO2 ग्रुप कहाँ जाना चाहिए, ऑर्थो पैरा पे। लेकिन आपने प्रोटेक्शन नहीं किया तो एसिडिक मीडियम तो आपने पूरा प्रोवाइड कर दिया, H पॉजिटिव आयन तो घूम रहा है सॉल्यूशन के अंदर, वो किससे जुड़ जाएंगे जाके, बेंजीन रिंग से। बेंजीन रिंग के वो भी नाइट्रोजन पे, क्योंकि नाइट्रोजन पे ही लोन पेयर अवेलेबल है। एक इलेक्ट्रॉन पेयर H पॉजिटिव जाएगा, ये लोन पेयर डोनेट कराएगा यहाँ से बॉन्डेड बॉन्ड से और क्या बना देगा, NH3 पॉजिटिव। आपको पता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग और मेटा डायरेक्टिंग में सबसे बड़ा अंतर क्या है, प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। ये लोन पेयर है तभी ऑर्थो पैरा पोजीशन पे अटैक हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है तो NO2 पॉजिटिव अटैक कर रहा है। जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर ही नहीं है तो क्या होगा, अंदर से इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ चलना शुरू हो जाएंगे, और अब पॉजिटिव चार्ज यहाँ डेवलप होना शुरू हो जाएगा, कहाँ पे, ऑर्थो पैरा पोजीशन पे। तो आपको क्या लगता है इसके लिए अटैकिंग पोजीशन क्या रह गई, अब सिर्फ मेटा। इसीलिए यहाँ पे मेटा डायरेक्टिंग ये होता है। तो H पॉजिटिव आयन गेन करके बना एनिलीनियम आयन, और उसकी वजह से आपको एक डेरिवेटिव सब्सटेंशियल अमाउंट में मिल गया जिसका नाम है मेटा नाइट्रो एनिलीन। ये NO2 ग्रुप यहाँ पे आ गया, तो मेटा नाइट्रो एनिलीन। अब क्वेश्चन पे वापस आते हैं, एक बार पढ़ते हैं फिर सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। ऑल्दो एमिनो ग्रुप इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इन एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, मैंने ये भी जस्टिफाई कर दिया। एनिलीन और नाइट्रेशन गिव्स अ सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ मेटा नाइट्रो। आखिर इसकी वजह क्या है, यहाँ पे क्या चीज है जो मेटा डेरिवेटिव बना रहा है, एनिलीनियम आयन। तो आंसर क्या लिखना चाहिए, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एनिलीनियम आयन मेटा नाइट्रो एनिलीन, फॉर्मेशन ऑफ मेटा नाइट्रो एनिलीन टेक्स प्लेस इन सब्सटेंशियल। मैंने छोटा सा आंसर है बट उसकी पूरी मैंने बेसिक आपको समझा दिया है कि ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एनिलीनियम आयन मेटा नाइट्रो डेरिवेटिव्स आर ऑब्टेन्ड। और मेटा ये क्या है, एनिलीनियम आयन आपका मेटा डायरेक्टिंग होता है।
क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर नहीं है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, अंदर से खींचेगा इलेक्ट्रॉन बजाय बाहर के। तो पाई इलेक्ट्रॉन अंदर के बाहर खींच गए तो कभी पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा, ये यहाँ मूव करेगा, इधर आ जाएगा, ये यहाँ मूव करेगा, इधर आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे नाइट्रोनियम इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पैरा पोजीशन छोड़ के मेटा पे अटैक करना शुरू कर देगा, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे हाई मांगते हैं। पहले आपकी ऑर्थो पैरा पे थी, तो प्रोटेक्शन का क्या रोल है, क्योंकि लोन पेयर को इंगेज किया जा रहा है, इसीलिए एनिलीनियम आयन की फॉर्मेशन को रोका जा रहा है, और एनिलीनियम आयन यहाँ पे नहीं बन रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% रुक जाएगा, लेकिन 1-2% भी बना मेटल डेरिवेटिव तो अब आपका टारगेट तो पूरा हो गया। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस। और अब समझिए यहाँ पे अगला, एनिलीन डज नॉट गिव फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। एनिलीन फील्ड क्राफ्ट रिएक्शन क्यों नहीं देता है? पहले ये समझते हैं कि आगे फील्ड क्राफ्ट रिएक्शन होता क्या है और कैसे लिखा जाता है, तो उसको यहाँ पे समझते हैं। ये देखिए, एनिलीन जो है, इसका जब आप एसिटाइल क्लोराइड से रिएक्शन कराते हैं एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, हालांकि ये रिएक्शन होता नहीं है, मैं ऑन पेपर बता रहा हूँ कि फील्ड क्राफ्ट रिएक्शन क्या होता है। बड़े ध्यान से समझिएगा, एडिशन ऑफ एल्काइल ग्रुप या एसिटाइल ग्रुप टू द बेंजीन रिंग। तो मैं यहाँ क्या ऐड करा रहा हूँ, एसिटाइल ग्रुप ऐड कर रहा हूँ। मैं चाहता तो मिथाइल क्लोराइड भी ले सकता था, तो एल्काइल ग्रुप ऐड हो जाता, एक ही बात, ठीक है। तो मैं एसिटाइल ग्रुप यहाँ पे ऐड करा रहा हूँ एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, और यहाँ पे आपका एसिटाइल ग्रुप ऑर्थो पैरा पोजीशन पे आएगा, क्योंकि आपको पता है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग आपके कोर्स में सिर्फ 3 कंपाउंड्स है, एक है क्लोरोबेंजीन, एक है फिनॉल और एक है एनिलीन, बस ये याद रखिए। इसके अलावा जितने भी बाकी हैं, नाइट्रोबेंजीन, बेंजल्डिहाइड, बेंजोइक एसिड, सब मेटल है। तो यहाँ पे ये ऑर्थो पैरा पोजीशन पे आ गया, बट ये रिएक्शन होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता? आखिर आपसे ये पूछा गया है, व्हाई एनिलीन डज नॉट गिव फील्ड क्राफ्ट रिएक्शन। तो फील्ड क्राफ्ट रिएक्शन समझ में आ गया क्या है। अगर मैं यहाँ पे CSC Cl लिखता तो CH3 ऐड हो जाता, टॉलोडीन मिल जाता। इसको क्या कहते हैं, अगर CO ग्रुप हटा दो CH3 जोड़ दो तो क्या बोलते हैं इसे, टॉलोडीन, ठीक है, मिथाइल एनिलीन्स भी कहते हैं। तो अब यहाँ समझिए, ये एक लुईस बेस है जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है डोनेट करने के लिए। इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर है डोनेट करने के लिए। वो होना तो ये चाहिए था कि ऑर्थो पैरा पोजीशन पे जाए लोन पेयर, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करे, तब जाके ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये टूट जाएगा, किसमें, 2 पार्ट में। ये टूटेगा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये क्या बन गया, इलेक्ट्रोफाइल, और ये क्या बन गया आपका, न्यूक्लियोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे इन पोजीशंस पे अटैक करेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पैरा पोजीशन पे हाई होती है, क्योंकि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से आपने समझा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर जब अंदर की तरफ चलेगा तो पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, यहाँ पे, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देंगे। ठीक, ये जब आगे मूव करेंगे तो इधर आ जाएंगे, और फिर ये लोन पेयर जब आगे मूव करेगा तो यहाँ आ जाएगा। बट यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? उसकी वजह ये है कि ये लोन पेयर तो कहीं और चला गया, ये लोन पेयर बेंजीन रिंग में गया ही नहीं, क्योंकि ये क्या है, लुईस एसिड है। लुईस एसिड क्या होते हैं, जिनकी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होती, जो इलेक्ट्रॉन पेयर ले सकते हैं। तो भाई इसकी ऑक्टेट तो है नहीं, इसकी आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, और ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर ले रहा है, इसने अंदर ही नहीं जाने दिया इलेक्ट्रॉन पेयर को। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी नहीं तो अटैक कहाँ करेगी। तो why aniline does not give field craft reaction? छोटा सा आंसर है, because aniline being a Lewis base reacts with anhydrous AlCl3 which act as a Lewis acid to form acid base complex. इस आंसर को नोट कर लीजिए अपने पास कि why aniline does not give field craft reaction। इस बात का सीधा सीधा आंसर यहाँ पे समझिए। हर चीज के बेसिक्स हैं, उनको क्लियर रखोगे तो आंसर्स आप लिख लोगे। यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन, और यहाँ पे आप इसको देख लीजिए। तो एनिलीन एसिटाइल क्लोराइड के साथ या मिथाइल क्लोराइड के साथ क्यों नहीं रिएक्ट कर रहा इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, या व्हाई एनिलीन डज नॉट गिव फील्ड क्राफ्ट रिएक्शन। रीजनिंग में जितने स्ट्रक्चर्स बना के सपोर्ट कर सकते हो करो, फायदा आपका ही है, लिखना कम पड़ेगा। अगर मैं ये सब समझा रहा हूं, यहाँ पे ये डायग्राम बना रहा हूं,
तो मेरी ये लाइन सेल्फ एक्सप्लेन कर रही है अपने पूरे आंसर। समझ में आ रहा है? ये एसिड बेस कॉम्प्लेक्स लोन पेयर अंदर की तरफ नहीं गया बल्कि कहां चला गया? लुईस एसिड के पास। इसलिए वो अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा नहीं और वहां पे अटैक जो है इलेक्ट्रोफाइल का हो ही नहीं सकता। ये तो हमारे समझने के लिए है, लेकिन आंसर तो हमें इतना ही लिखना है ना। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि डायएजोनियम सॉल्ट्स ऑफ एरोमेटिक एमीन्स, ध्यान रखिएगा एक बात हो रही है डायएजोनियम सॉल्ट की एरोमेटिक एमीन में, आर मोर स्टेबल देन दोज ऑफ एलिफेटिक एमीन्स। तो क्या डायएजोनियम सॉल्ट एलिफेटिक एमीन में भी होती है? जी हाँ, बनती है, लेकिन स्टेबल। आपसे ये तो पूछा मोर स्टेबल, भाई ये लेस स्टेबल है, खत्म, बनते ही टूट जाता है। कैसे टूटता है अभी देख लेते हैं। तो डायजोनियम सॉल्ट्स के बारे में हमने तो एक ही नाम सुना है अभी तक, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, राइट। अब ये स्टेबल है लेकिन इस रेंज, और उसकी वजह है रेजोनेंस। रेजोनेंस की वजह से ये स्टेबल है। हाँ, अगर मैं इसकी जगह एल्काइल ग्रुप लिख देता हूं तो ये थोड़ी देर के लिए बनते ही बिगड़ जाता है। ये अनस्टेबल है। अनस्टेबल क्यों है? क्योंकि नो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। अंतर समझते हैं, अगर हम इसके अंदर ये रिएजेंट्स डालते हैं तो हमें क्या मिलता है? ये वाला कंपाउंड। लेकिन जब इसके अंदर सेम रिएजेंट्स हम डालते हैं तो हमें ये मिल जाता है। इन दोनों से रिएक्ट करके क्या मिला? HNO2। HNO2 जब प्राइमरी एमीन से रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? एल्कोहल। तो डायजोनियम सॉल्ट यहाँ बनता है लेकिन अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो ये 0 to 5 के बीच में भी स्टेबल नहीं है, ये तो उससे पहले माइनस में भी स्टेबिलिटी नहीं है इसकी, क्योंकि यहाँ रेजोनेंस नहीं है। तो इसका जवाब लिख लीजिए, आपके सामने है। रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन की वजह से ये स्टेबल है और यहाँ रेजोनेंस नहीं है। ये सबसे बड़ा अंतर है। डन, यहाँ तक समझ में आ गया? बढ़े आगे। वर्ड तो यही है जो यहाँ पे यूज होने हैं, बस इतना सिंपल आंसर आपको देना है, क्योंकि देखिए एक एक नंबर के क्वेश्चन है, ये कोई बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं है कि हमें इनके आंसर बहुत बड़े फ्रेम करने हैं, 6-6 लाइन लिखनी है, नहीं। आपको एक नंबर और मैक्सिमम कोशिश करिए डायग्राम बनाइए, डायग्राम से ज्यादा आप बता सकते हैं। Gabriel Thelimite synthesis is preferred for preparing for synthesis primary amines. इससे सेकेंडरी और टर्शरी एमीन नहीं बनाए जाते। तो आई एम नॉट श्योर अबाउट द आंसर, तो मैं इसका आंसर आपको बाद में दूंगा। शायद यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस काम करता है, बट मैं अभी नहीं बोल रहा इसका आंसर, बट इसका आंसर आपको पता है। एरोमेटिक प्राइमरी एमीन्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थैलीमाइट सिंथेसिस। ये नहीं बन सकते। इसका जवाब मैं आपको दे रहा हूँ। इस वाले का जवाब आप भी सर्च करिए, मैं भी आपको कल तक बता दूंगा। एक बार मन में डाउट है इसलिए मैं अभी आंसर नहीं बोल रहा इसका, लेकिन इसको हम जवाब देते हैं कि एरोमेटिक प्राइमरी एमीन्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थैलीमाइट सिंथेसिस। तो गैब्रियल थैलीमाइट सिंथेसिस से प्राइमरी एमीन बनते हैं, सेकेंडरी टर्शरी नहीं बनते। क्यों नहीं बनते इसकी वजह देखेंगे, लेकिन एरोमेटिक प्राइमरी एमीन्स तो बन ही नहीं सकते। अब कौन सा एरोमेटिक प्राइमरी एमीन है जो हमने पढ़ रखा है? उसका नाम है एनिलीन। तो एनिलीन जो है, अगर आप थैलीमाइट सिंथेसिस लिखते हैं तो पहला रिएजेंट क्या है? KOH, दूसरा क्या है? एल्काइल हैलाइड, और तीसरा क्या है? HOH। तो अगर आपको दूसरे स्टेप में जो एल्काइल पार्ट आप लेते हो यहाँ पे इथाइल, अगर आपने इथाइल लिया तो क्या मिलेगा? इथाइल एमीन मिलेगा। अगर आपने मिथाइल लिया तो मिथाइल एमीन मिलेगा। तो प्राइमरी एमीन्स आपको यहाँ पे मिलते हैं, राइट। तो प्राइमरी एमीन्स ही मिलते हैं, सेकेंडरी एमीन्स आपको नहीं मिलते। अब इसकी वजह यहाँ पे जान लेते हैं। तो वजह यहाँ पे आपको एरोमेटिक प्राइमरी एमीन क्यों नहीं मिलता, आप एनिलीन क्यों नहीं बना पाते? यहाँ पे क्वेश्चन आपसे ये किया गया है, अगर आपको एनिलीन बनाना है तो करना क्या है? आपको क्लोरोबेंजीन लेना पड़ेगा। इसकी जगह क्या लोगे? C6H5। क्लोरोबेंजीन अगर आप लेते हो तो क्या इसका Cl आसानी से रिप्लेस हो जाएगा? यहाँ पे तो क्या हो रहा है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। OH आएगा या कोई भी चीज आएगी इसको रिप्लेस कर देगी, लेकिन ये तो रिप्लेस ही नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि प्लस आर इफेक्ट से कार्बन और क्लोरीन के बीच में क्या आ रहा है? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर।
तो ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने की वजह से ये रिप्लेस नहीं हो पाएगा। इसको रिप्लेस करना है तो क्या क्या चाहिए, डाउ प्रोसेस में सीखिए कितनी ड्रास्टिक कंडीशन है, 350 डिग्री सेंटीग्रेड और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो उतनी ड्रास्टिक कंडीशंस में तो ये एमीन्स जो होते हैं ना डिकम्पोज कर जाते हैं, ये एक्सप्लोसिव हो सकते हैं, तो इसलिए वहां पे हाई हीटिंग नहीं कर सकते। तो आपको मेन रीजन ये देना है कि हम यहाँ पे अगर हमें ये एरोमेटिक प्राइमरी एमीन चाहिए तो हमको यहाँ पे क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन लेना पड़ेगा, हेलो एरीन्स लेने पड़ेंगे फिनाइल ग्रुप के लिए, और वहां से हेलोजन एटम को रिप्लेस करना इसलिए मुश्किल है क्योंकि यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। क्या आ जाता है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, जिसकी वजह से ड्रास्टिक कंडीशंस आर रिक्वायर्ड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ क्लोरीन, हेंस एरोमेटिक एमीन्स कैन। तो अब यहाँ पे आते हैं, ये हमने रीजनिंग के सारे क्वेश्चन कर लिए, लेकिन अब इसके अंदर एक और इम्पॉर्टेंट चीज आती है जिसका नाम है अरेंज द फॉलोइंग। तो क्या ये लिख लिया है सबने, यहाँ तक पूरा हो गया है? चलो अब अरेंज द फॉलोइंग पे आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे कुछ मेरे साथ करिए ये, और बाकी आपको अपने आप ये करने हैं। देखिए पहले वाले केस में मैं आपको पढ़ा चुका हूं, एक बार आप चाहें तो और मेरे साथ रिवाइज कर लीजिए और देख लीजिए। देखिए मैंने आपको क्या सिखाया है कि बेसिक कैरेक्टर ऑफ एमीन्स के अंदर आपका यहाँ पे मिथाइल डाइमिथाइल एमीन, अगर मिथाइल ग्रुप एल्काइल ग्रुप है तो सबसे ज्यादा क्या आपका होगा, सेकेंडरी एमीन, फिर आएगा क्या, प्राइमरी, फिर आएगा टर्शरी और फिर आएगा अमोनिया। और अगर एल्काइल ग्रुप मिथाइल से बड़ा है तो सबसे पहले क्या आएगा, सेकेंडरी अमीन। पहचान क्या होती है, एनएच ग्रुप। अगर एन है फिर आएगा टर्शरी, फिर आएगा प्राइमरी और फिर आएगा अमोनिया। तो ये ध्यान रखना, अगर मिथाइल है तो यहाँ सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्शरी, और अगर बड़े ग्रुप्स हैं तो आपका सेकेंडरी, टर्शरी और फिर प्राइमरी, देन अमोनिया। तो ये बात ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कुछ एक बात यहाँ पे और समझ लीजिए, एक और चीज आपको लास्ट में मैं ये समझाऊंगा कुछ, ये देखिए। एक होते हैं एराइल एल्काइल एमीन्स। व्हाट डू मीन बाय एराइल एल्काइल एमीन्स, जैसे ये CH3NH2 है तो CH3NH2 का एक H आपने हटा के फिनाइल ग्रुप लगा दिया तो यहाँ इसे बेंजाइल एमीन कहते हैं। तो बेंजाइल एमीन क्या ज्यादा बेसिक है एनिलीन से? तो पीछे मैंने एरोमेटिक एमीन की बात की थी कि एरोमेटिक एमीन पहले समझा देता हूँ फिर इस पे आता हूँ। आपका एरोमेटिक एमीन आपके कम बेसिक होते हैं और इसकी मेन वजह मैंने क्या बताई थी, रेजोनेंस। बिकॉज लोन पेयर जो आप डोनेट करना चाहते हो वो यूज अप हो जाता है इन रेजोनेंस विद बेंजीन। ठीक है, एक वजह ये थी, और दूसरी वजह लेस इंपॉर्टेंट है कि स्टेबिलिटी नहीं है एनिलीनियम आयन की। तो इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। अब इसके एनिलीन के साथ एक और टर्म्स कुछ यहाँ पे इंट्रोड्यूस होते हैं, वो मैं उल्टा चल रहा हूँ यहाँ पे, पहले लास्ट वाला यहाँ समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे आपको लिया है मिथाइल एमीन, यहाँ पे लिया है एल्काइल, ये एराइल एल्काइल एमीन बोलते हैं। ये एल्काइल ग्रुप था जिसका एक एच हटा के आपने फिनाइल लगा दिया, और यहाँ पे अमोनिया। अब देखा जाए तो इसमें भी बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, क्या रेजोनेंस होगा? नहीं होगा। रेजोनेंस कब होता है, जब NH2 ग्रुप डायरेक्ट जुड़ा है, यहाँ पे बीच में CH2 आ गया, रेजोनेंस होगा कैसे? कहाँ भेजेगा इलेक्ट्रॉन पेयर? भेज ही नहीं सकता, 4 वैलेंसी पूरी है इसकी कार्बन की। तो यहाँ पे कोई पार्शियल डबल बॉन्ड नहीं है जिसको कि कॉन्जुगेशन, ये कॉन्जुगेट सिस्टम से जोड़ा जाए। तो NH2 डायरेक्ट जोड़ा होना चाहिए कॉन्जुगेटेड सिस्टम से। तो यहाँ रेजोनेंस नहीं है, लेकिन फिर भी ज्यादा आपका बेसिक है किससे, अमोनिया से। तो अमोनिया से बेंजाइल एमीन जो है ये आपका ज्यादा बेसिक होता है, और मिथाइल एमीन सबसे ज्यादा बेसिक है। देखिए यहाँ दो इफेक्ट काम कर रहे हैं, एक फिनाइल ग्रुप का माइनस आई इफेक्ट और CH2 का क्या, प्लस आई इफेक्ट। तो दोनों केस में जो सबसे क्लोज है उसका इम्पैक्ट ज्यादा होगा ना, दूसरे वाले का थोड़ा कम हो जाएगा क्योंकि डिस्टेंस के साथ इंडक्टिव इफेक्ट वीक हो जाता है। दूसरे केस में यहाँ पढ़िए बेंजाइल एमीन और एनिलीन। अब यहाँ कंफ्यूजन हो जाता है, भाई यहाँ भी फिनाइल है यहाँ भी फिनाइल है, फिनाइल पढ़ते ही दिमाग में आ जाता है रेजोनेंस होगा ही होगा। भाई यहाँ नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर आप कैसे कर सकते हो, चलो स्ट्रक्चर से समझ लो। यहाँ पे अगर मैं स्ट्रक्चर बना के आपको समझाता हूँ तो उसको आप यहाँ पे देख लीजिए। जैसे आपने यहाँ पे लिया बेंजाइल एमीन बनाया, तो बेंजाइल एमीन में आपने क्या बना दिया, CH2, CH और यहाँ पे NH2। अब मुझे बताओ लोन पेयर कहाँ भेजोगे? क्या बेंजीन रिंग के अंदर लेके जा सकते हैं? यहाँ पे क्या डिस्प्लेस होगा, पाई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है आगे डिस्प्लेस होने को। लेकिन यहाँ पे एनिलीन के अंदर तुरंत हो जाएगा। तो रेजोनेंस है ही नहीं, यहाँ जो स्टेबिलिटी है वो किसकी वजह से है,
फिनाइल ग्रुप और मिथाइल ग्रुप की वजह से। तो यहाँ पे जो लोन पेयर है ये आसानी से डिस्प्लेस हो रहा है। समझ आ रहा है? कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। जब डबल बॉन्ड, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेटेड सिस्टम। तो ये ध्यान रखना, बेंजाइल एमीन ज्यादा बेसिक होता है एनिलीन से। इसमें ये एराइल एल्काइल एमीन्स के नाम से जाने जाते हैं ये वाले। और पीछे आ जाते हैं। अब इसमें क्या कर रखा है हमने? फिनाइल ग्रुप, यहाँ पे ये प्राइमरी एमीन है, ये सेकेंडरी एमीन है, ये टर्शरी एमीन है। ये तो समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे लेकिन हमने एच हटा के क्या लगा रहे हैं? फिनाइल ग्रुप। अब फिनाइल ग्रुप आप जितने ज्यादा लगाओगे, सोचो मैं इसका स्ट्रक्चर बनाता हूँ। यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे आपका फिनाइल ग्रुप है, यहाँ पे आपका फिनाइल ग्रुप है, और यहाँ पे भी आपका फिनाइल ग्रुप। तो यहाँ क्या होगा? जो लोन पेयर है भाई, ये भी मांगेगा रेजोनेंस के लिए, ये भी मांगेगा रेजोनेंस के लिए, ये भी मांगेगा रेजोनेंस। तो ये क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूट। प्रोबेबिलिटी बढ़ गई इसके डी लोकलाइज होने की। पता लगा यहाँ मौजूद होने की प्रोबेबिलिटी सबसे कम तो इसकी है, उससे थोड़ी ज्यादा इसकी है, और सबसे ज्यादा इसकी। तो डी लोकलाइजेशन जितना बढ़ता जाएगा फिनाइल ग्रुप की वजह से, उतना बेसिक नेचर आपका क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। समझ गए? और तीसरा यहाँ पे ये समझिए कि यहाँ पे आपने एल्काइल और एराइल ग्रुप की कॉम्बिनेशन ली है। अब नाइट्रोजन पे देखिए 2 मिथाइल ग्रुप है और यहाँ पे एक क्या है? फिनाइल ग्रुप है। तो यहाँ होगा क्या? यहाँ पे समझ लीजिए। तो देखिए ये जो है माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है और रेजोनेंस भी शो कर रहा है। ये तो लोन पेयर को रेजोनेंस भी कर सकता है और माइनस आई इफेक्ट भी यहाँ पे शो करेगा, लेकिन ये दोनों प्लस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं। तो प्लस आई इफेक्ट यहाँ पे ज्यादा है, इसीलिए लोन पेयर के डोनेट होने के चांसेस ज्यादा है, इसीलिए ये ज्यादा बेसिक है। फिनाइल ग्रुप तो चलो यहाँ भी लोन पेयर को रेजोनेट कर सकता है अपने साथ, ठीक है, लेकिन यहाँ एक मिथाइल ग्रुप है और यहाँ पे एक भी नहीं है, सिर्फ ये रेजोनेंस में ही यूज अप करेगा। तो यहाँ इसको डोनेट कराने के लिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने वाले ग्रुप कितने हैं? यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे 1 है, यहाँ 1 भी नहीं है, इसीलिए सबसे ज्यादा बेसिक क्या हो गया? ये 3 चीजें दिमाग में रखते हुए अब आप मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व करिए और बताइए कि यहाँ पे पहले वाले का आंसर क्या होगा। ये आपको मैं दे रहा हूं मौका, पहले आप ट्राई कर लो फिर मैं बताता हूँ। डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि सबसे ज्यादा बेसिक पहले लिखना है और उसके बाद सबसे कम बेसिक लास्ट में लिखना है। आपको एक सलाह है मेरी, जब भी अरेंज द फॉलोइंग आए, सबसे पहला और सबसे आखिर में क्या लिखना है। अगर आपने वो पकड़ लिया तो आपके सही होने के चांसेस बहुत बढ़ गए। अब सबसे पहले नंबर पे क्या लिखना है ये सोचिए इनमें से। तो यहाँ पे आपने पीछे पढ़ा कि ये प्राइमरी अमीन है, ये आपका एनिलीन है, ये अमोनिया है, ये आपका एराइल एल्काइल अमीन है, और ये सेकेंडरी अमीन है। तो नो डाउट सेकेंडरी सबसे पहले आएगा। और सबसे लास्ट में क्या लिखना है? एनिलीन लिखना है। एनिलीन सबसे कम बेसिक होता है। अब बीच की चीज बना लो। तो सबसे पहले नंबर पे आएगा ये डाई इथाइल एमीन। इसके बाद किसका नंबर है? इथाइल एमीन, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद नहीं, ये आएगा, ये आएगा, अभी पीछे बताया तो। अब फिर क्या आएगा? अमोनिया। एक मिनट कंफर्म कर लेते हैं, हो सकता है मेरे से गलती हो गई हो। एक मिनट, ये देखिए पीकेबी वैल्यूज। तो रिजल्ट में चाहिए ना पीकेबी किसका ज्यादा है किसका कम है, उसके बेसिस पे डिसाइड करिए। पीकेबी जिसका ज्यादा है वो कम बेसिक है। तो अब क्या आएगा? सबसे पहले क्या आएगा? एराइल एल्काइल एमीन, एराइल एल्काइल एमीन, उसके बाद आएगा अमोनिया, और लास्ट में आपने क्या लिखा था? एनिलीन। तो सबसे पहले नंबर पे लिखिए C2H5 होल ट्वाइस NH, उसके बाद आ जाएगा C2H5 NH2। क्या समझ पा रहे हैं? और फिर उसके बाद आएगा C6H5 NH2, सॉरी, फिर उसके बाद आएगा C6H5 CH2 NH2, देन अमोनिया, लास्ट में N। अगर ये कर लिया है तो सेकंड वाले पे आ जाइए। ये अब आप कर सकते हैं। ध्यान रखना एल्काइल ग्रुप का, ध्यान रखना एल्काइल ग्रुप का। एल्काइल ग्रुप अगर मिथाइल है तो ठीक है, अगर मिथाइल से बड़ा है तो क्या करना है? सेकंड वाले को अपने आप करने की ये कोशिश करिए, मैंने अभी आपको आंसर दिखाया है। बताइए पहले नंबर पे क्या आएगा? सेकेंडरी एमीन। पहचान क्या है? NH ग्रुप। पहचान क्या है? NH ग्रुप सेकंड वाले में। और उसके बाद क्या आएगा? टर्शरी आएगा, क्योंकि यहाँ पे मिथाइल से बड़ा एल्काइल ग्रुप है। और उसके बाद क्या आएगा? तो टर्शरी एमीन की पहचान क्या है? जहां पे से N है। और प्राइमरी की पहचान क्या है? NH2 है।
तो सबसे पहले NH, फिर N, फिर NH2 और लास्ट में क्या आएगा? एनिलीन। क्या ये समझ में आ रहा है? अगर ये समझ में आ रहा है तो तीसरा करिए, ये भी आप कर सकते हैं। तीसरे वाले में देखिए मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, ध्यान दीजिएगा इस बात पे। एल्काइल ग्रुप पहले पकड़िए। मिथाइल में मैंने बताया था क्या चेंज होता है और हायर वाले में क्या करना होता है। तो बताइए सबसे ज्यादा बेसिक क्या है? सेकेंडरी, यानी कि जहां NH ग्रुप है। इसके बाद क्या है? प्राइमरी CH3 NH2 आ गया। इसके बाद टर्शरी CH3 होल थ्राइस N। इसके बाद बेंजाइल एमीन और लास्ट। क्या ये समझ में आ रहा है? किसी को भी कोई डाउट है तो पूछें। इसके बाद फोर्थ वाला, ये भी आप कर सकते हैं अपने आप। एल्काइल ग्रुप का ख्याल रखना बस। बताइए लास्ट वाले का क्या आंसर है?